ये समझा था कि डिजिटल मार्केटिंग की टर्म्स क्या होती है। आवाज क्लियर है ना मेरी? मैंने ईयरफोन लगा रखा तो शायद आवाज। तो हमने ये समझ लिया डिजिटल मार्केटिंग की टर्म्स क्या होती है। यहाँ हमारा मॉड्यूल 1 खत्म है। मॉड्यूल 2 में हम आ जाते हैं। इसके अंदर हम चैनल्स की बात करेंगे। अब आप एक चीज समझो। अच्छा, ये जो डिजिटल मार्केटिंग में है पहले से ही, उनके लिए भी बहुत ही नया टॉपिक है। और जो नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये टॉपिक। ठीक है। आपको, चलो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग मेनली क्या कॉन्सेप्ट है। डिजिटल मार्केटिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने बिजनेस को राइट ऑडियंस के सामने ही ले जाएं। ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको ये समझ नहीं आ पाता है कि आपके जो राइट ऑडियंस है वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप इंटरेस्ट बेसिस पे, और आप मतलब बहुत चीजें हैं आपके पास जो कि आप यूज कर सकते हो। और पहले तो इसे मत यूज करो। बहुत चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो मेन डिजिटल मार्केटिंग का काम क्या है कि वो राइट ऑडियंस तक आपको पहुंचाए और राइट ऑडियंस के सामने आपके मैसेज को पहुंचाए। ठीक है। अब राइट ऑडियंस के पास पहुंचाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऑडियंस है कहाँ। और इसी चीज से कॉन्सेप्ट आता है चैनल। ठीक है। मेनली चैनल्स ऐसी जगह होते हैं, जब मान के चलो किसी का कोई बिजनेस है। सपोज मैंने रियल एस्टेट का बताया। अब रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर कोई अगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए का है, और कोई प्रोजेक्ट है जो 25 करोड़ रुपए का है, तो क्या दोनों को एक ही जगह और एक ही ऑडियंस को आप दिखाएंगे? दोनों के लिए अलग अलग ऑडियंस होगी, अलग तरीके के लोग खरीदेंगे, और अलग तरीके का उसका उन ऑडियंस का बिहेवियर होगा। अलग तरीके से वो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होंगे, और अलग चीजों में उनका इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो 25 लाख रुपए को कर देंगे, वो मेनली जनरली जो बड़े ऑडियंस के अंदर ही आएंगे, जो कि जनरल पब्लिक है इंडिया के अंदर। और जो 25 करोड़ का खरीदेगा वो HNI सेक्शन में आएगा, जिसे हाई नेट इनकम या हाई नेट वैल्यू इनकम या इंडिविजुअल बोलते हैं। एक सेकंड। तो जो HNIs है वो उसका फुल फॉर्म, वही तो इसे हाई नेट इनकम भी बोलता है। लेकिन मेन जो है इसका मतलब है, वो है हाई नेट वैल्यू इंडिविजुअल। ठीक है। मतलब कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिसकी जो वैल्यू है वो जनरली दूसरे लोगों से हायर है। ठीक। तो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए हमारे पास जो चैनल है, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म्स है वो अलग अलग होंगे। ठीक है। अब मैंने एक प्लेटफॉर्म वर्ड यूज किया है, तो अब इसके आगे अब हम थोड़ा सा और जाते हैं। जब हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं या चैनल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के चैनल्स आते हैं। एक है पेड चैनल्स, एक है अनपेड चैनल। ठीक है। अब पेड और अनपेड चैनल के अंदर क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है। जो पेड चैनल्स है उसके अंदर आता है SEM। ठीक है। SEM का फुल फॉर्म आपको अब तक पता हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सर्च
मार्केटिंग। ठीक है। दूसरा है, एक सेकेंड, दूसरा है डिस्प्ले, ऐसे एड्स जो डिस्प्ले एड्स हो। थर्ड है वीडियो। फोर्थ है ऐप। ठीक है। इसके अलावा, अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ है ऐप के अलावा मैं बात करूं तो हमारे पास है SMM। ठीक है। SMM इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। SM इज सोशल मीडिया, SMO इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, बट SMM इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास शॉपिंग। इन सब के बारे में हम बहुत ही लंबा, मतलब बहुत डीपली समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। फिर है प्रोग्रामेटिक, प्रोग्रामेटिक एड्स। ठीक है। फिर है एफिलिएट, जिसकी बात आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं एफिलिएट के बारे में। फिर हमारे पास आ जाता है इन्फ्लुएंसर, और आ जाता है ऑडियो। ये कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि आप पेड, मतलब पैसे दे के इन चैनल्स के ऊपर अपने ऐड को चलाते हो। और मेनली इन सारे चैनल्स के ऊपर आप पैसे दे के और अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। ये पेड चैनल्स। इन सब के बारे में अभी हम एक बार देख लेते हैं आज की और कल की क्लास में। ठीक है। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम डीपली बात करेंगे। जैसे SEM के ऊपर हम बहुत ही डीपली बात करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। ठीक है। डिस्प्ले जो है वो SEM के अंदर भी आता है और अलग से भी होती है, इस पे भी हम सारी चीजें देखेंगे। वीडियो में भी, ऐप में भी, इन्फ्लुएंसर में हम इतना घुसेंगे नहीं, SMM में भी, शॉपिंग में भी। इसको मैं ऊपर ऊपर से कवर करूंगा क्योंकि ये मेरे परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले क्लासेस में है। ठीक है। एफिलेट भी ऊपर ऊपर से होगा क्योंकि वो मेरे किसी भी कोर्स में नहीं है। और ऑडियो भी ऊपर ऊपर से होगा क्योंकि ये मेरे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है। लेकिन इनके बारे में अभी, प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट में आपको कंप्लीटली इस तरीके से चीजें समझा दूंगा जो कि आपको समझ आ जाए। ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट में मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है, थोड़ा बहुत कम डिटेल्स दिया हुआ है उस पर। इसके अलावा ये तो पेड हो गया, लेकिन अनपेड क्या है? अनपेड की बात कर लेते हैं। पेड चैनल्स की अगर मैं बात करूं तो है हमारे पास SEO, SMM। देखो SMM दोनों में है। SMM मेनली सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया के ऊपर भी आप बिना पैसे दिए, मतलब अगर आपने एक तरीके से ये किया कि किसी को अपना प्रोडक्ट दिया सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, उसे प्रोडक्ट यूज करने दे दिया, तो वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आएगा। लेकिन आपके लिए तो अनपेड रहा, एडिशनल पे नहीं किया उसको। ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अनपेड भी होता है, पेड भी होता है। फिर ईमेल मार्केटिंग है। फिर कंटेंट मार्केटिंग है। और फिर PR है। ठीक है। तो ये सारे अनपेड है, इनके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे, आगे 3 महीने का टाइम है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारा ये था, SEM। सबसे पहले जो SEM है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मे बी चीजें 2 से 3 क्लास तक चली जाए, आज कल परसों 3 क्लासेस तक चली जाए, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा इतना समझाने का। ये जो प्रोग्रामेटिक एड्स है ये अपने आप में एक पूरी क्लास लेगा, पूरा दिन लेगा, या मे बी उससे थोड़ा ज्यादा ही लेगा, क्योंकि इसके अंदर हम आगे DOH वगैरह भी सब। ठीक है। बाकी एफिलेट और ऑडियो 10 10 मिनट की क्लास है। तो सबसे पहले SEM समझ लेते हैं हम। SEM is also known as search engine marketing, सर्च इंजन मार्केटिंग।
अब अगर मैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जाके ऐड रन करूँ, ठीक है? जो कि मैंने पहले भी बताया था, अब वो सर्च इंजन कोई सा भी हो सकता है, बिंग भी हो सकता है, याहू भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर मैंने मार्केटिंग किया तो उस टर्म को हम यूज़ करेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है? नाइन लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा 90% जो मार्केट शेयर है, मेनली एड्स का मार्केट शेयर है वो गूगल के पास है। तो ज़्यादातर लोग गूगल पे प्रेफ़र करते हैं, लेकिन 2 से 3% कंपनीज़ जो है वो बाकी के प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ करती है। जैसे अगर चाइना की बात करें तो वहाँ गूगल नहीं चल रहा अगर मान के चलो, गूगल के अलावा जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे उसके ऊपर लोग ऐड चलाएँगे, ठीक है? या फिर कोई दूसरी कंट्री है, दुबई है या अलग-अलग जैसे इंडिया में अभी एक ब्रेव नाम की आ रही है, ठीक है? तो उसी तरीके से हर एक कंट्री के अंदर अपना अलग-अलग एक सर्च इंजन होता है और कोई ना कोई वहाँ बिज़नेस गूगल के साथ-साथ कम्पीट कर रही होती है, गूगल को डोमिनेट कर रही होती है, तो वहाँ पे गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग करता है। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है, मैं वो बता देता हूँ। ये चीज़ें मैं ऊपर-ऊपर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप जब भी देखो मान के चलो कि कोई एक कंपनी में आप ठीक है? और वहाँ पे किसी कंपनी में जाने के बाद आपको ये बोला गया, किसी एक बड़ी कंपनी में क्योंकि छोटी कंपनीज़ तो ये वर्ड यूज़ नहीं करती। लेकिन किसी एक बड़ी कंपनी के अंदर जाके बोला गया कि भाई आप एक काम करो, आप ना ये हमारा क्लाइंट है, इसके लिए आप एक मीडिया मिक्स बना के दो हमें, ठीक है? तो मीडिया मिक्स मेनली होता ये है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट चैनल्स, अलग-अलग चैनल्स का एक ग्रुप अगर यूज़ किया जाए, अलग-अलग चैनल का एक ग्रुप ले लिया जाए एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए या एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, तो उसको मीडिया मिक्स बोलते हैं। ठीक है? ये आप लिख लो क्योंकि मीडिया मिक्स आगे कहीं न कहीं बड़ी कंपनीज़ में आएगा। और दूसरी चीज़ कि ये जो कोर्स हम ले रहे हैं ना, ये मेनली मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बड़े कंपनी के अंदर आप जॉब कर सको। 25-30 हज़ार वाली कंपनीज़ में ये वर्ड यूज़ ही नहीं होते। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि जो छोटी कंपनीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है? आप वहाँ पे कम्पीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े जो कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन ही बहुत कम है। क्योंकि लोग जनरली उतना ज़्यादा उसमें घुस ही नहीं रहे डीपली। ठीक है? तो वहाँ उस हिसाब से मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप उस इन वर्ड्स को लिख लेते हो, जैसे अभी मैंने मीडिया मिक्स बताया, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को अगर आप लिख लेते हो ना, तो बाद में आपको कहीं न कहीं काम आएगा। मीडिया मिक्स मैंने ये बताया कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट चैनल्स जो कि एक कैंपेन या एक कंपनी के स्ट्रैटेजी के अंदर यूज़ किया जाता है या एक कंपनी का कोई कैंपेन है, उसके अंदर उसने बोला कि हाँ, ये मेरा कैंपेन है या एक ब्रांड लॉन्च है। इसके लिए मेरे को एक मीडिया मिक्स दो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ। मीडिया मिक्स का मतलब वो ये बोल रहा है कि इन सारे कैंपेन्स में से मतलब इन सारे चैनल्स में से जितने भी चैनल का मैंने नाम लिया है, इन सभी चैनल्स में से कौन से चैनल का यूज़ करना चाहिए हमें, वो आपसे ये पूछ रहा है। इन सभी चैनल्स में से कौन से चैनल का आखिर यूज़ करना चाहिए हमें, वो ये पूछ रहा है, तो एक बंडल आपको बना के देना होगा। लेकिन वहीं पे अगर मान के चलो वो बोलता है कि ठीक है भाई, आपने मेरे को दे दिया, मीडिया मिक्स दे दिया आपने। अब एक काम करो, हीरो चैनल्स पे मुझे चलाना है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मेबी आपको याद रहे ना रहे, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में रहेगा तो अच्छी बात है। कुछ ऐसी कंपनीज़ होती है जिनके हीरो चैनल्स होते हैं। हीरो चैनल्स ऐसे चैनल्स होते हैं अब अगर मैंने रियल एस्टेट की बात करी ना, तो रियल एस्टेट के अंदर जो एड्स होंगे वो डिस्प्ले पे हो सकते हैं, वो एड्स हो सकते हैं सर्च पे, वो एड्स हो सकते हैं लेट्स सपोज़ वीडियो पे। ये सपोज़ वाली बात है। किसी एक कंपनी का एक हीरो चैनल होता है हर एक कंपनी का कि हाँ, इन जगहों पे आप ऐड चलाओ या जैसे अगर मैं कपड़े की बात करूँ तो कपड़े का ऐड रील के ऊपर ही चले तभी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कहने वाली बात है कि रील्स के ऊपर आप ऐड रन करो या अगर मैं एक अवेयरनेस बनाना चाहता हूँ और एक वीडियो ऐड बनाई है, तो वीडियो ऐड या तो रील पे चलेगी या यूट्यूब पे चलेगी। तो उस टाइम पे जो ये चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं और कुछ कंपनीज़ ये बोलती है कि हमारे जो हीरो चैनल है, मतलब जहाँ हम हमेशा बार-बार ऐड रन करते हैं, सिर्फ़ उन्हीं जगहों पे ऐड हमारा दिखाओ, तो उस वर्ड को हम हीरो चैनल बोलते हैं। ये मेनली ये 2 वर्ड्स बीच में मैं लेके आ गया हूँ ताकि आपको याद रहे बस। बाकी ये चैनल्स के अंदर नहीं आती, ये वर्ड्स हैं बस, चैनल के ग्रुप्स को यूज़ करने के। मेनली मैं सर्च इंजन मार्केटिंग पे था।
तो मेनली मैं सर्च इंजन मार्केटिंग पे था। अभी आप एक बार स्क्रीन देखो, मैं पहले एक बार सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में और बता। अभी जैसे सपोज मैं इसमें जाता हूँ और इसके अंदर मैं जाके क्या करता हूँ, मैं इसमें जाके गूगल के ऊपर सर्च कर लेता हूँ, बस कुछ भी कर लेता हूँ। जैसे मैंने शोभा का किया था ना, शोभा में सर्च कर लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने शोभा सर्च किया है, तो ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पेज दिख रहा है आपके सामने, इसे हम बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो कभी भी कोई ये बोलता है कि SERP पे हमारा ऐड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो SERP का मेनली मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। फर्स्ट पेज को हम SERP बोलते हैं, और कभी भी एक वेबसाइट में SERP पे लाना होता है तो उसके लिए हम काफी हाथ पैर मारते हैं। SERP इज फुल फॉर्म ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज सिर्फ गूगल पे ही नहीं होता है, वो याहू पे भी जो फर्स्ट पेज होगा वो SERP है। अगर बिंग पे जाऊं मैं और बिंग पे भी मैं सर्च करूँ तो फर्स्ट पेज जो है वो SERP है। ठीक है, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आना चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो वेबसाइट्स है ये कहीं पे भी आ रही है। मतलब एक तो ये पेज हो गया, ठीक है, अभी मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग में कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक कीवर्ड डाली। कीवर्ड डालने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ स्पॉन्सर्ड आ रहा है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड क्यों आ रहा है, क्यों गूगल को बताना पड़ रहा है, ये मैं थोड़ा सा और आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, एक ब्यूरो है मेनली, उनके वजह से इन्हें कहीं भी ऐड रन करते हैं तो वहां पे इन्हें ऐड लिखा हुआ देना पड़ता है कि हाँ ये ऐड जो है वो हम दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो है या ये जो फोटो है ये ऐड है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है ना कि शोभा ने पैसे दे दिया गूगल को, गूगल स्पॉन्सर्ड नहीं दिखाता तो कोई भी ऐसा चांस था ही नहीं कि हमें पता लग सके कि ये ऐड है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए एक ब्यूरो है उसने बनाया कि नहीं भाई ऐसा है कि आपको स्पॉन्सर्ड या एडवर्टीजमेंट लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो जब भी हम सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब क्या है कि सर्च इंजन के ऊपर हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपना। ठीक, अब सर्च इंजन मार्केटिंग में बहुत चीजें हो सकती है, जैसा मैंने पहले के क्लासेस में भी बताया। डिस्प्ले एड, मतलब किसी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स दिख रहे हैं वो भी SEM सर्च इंजन मार्केटिंग की वजह से ही हो सकते हैं। कॉल ऑनली एड, जो कि सिर्फ कॉल कॉल दिख रहा है, वो भी सर्च इंजन मार्केटिंग की वजह से ही हो सकता है। गूगल मैप ऐड, जो कि आप मान के चलो कि एक लोकेशन ऐड जिसे बोलते हैं, तो लोकेशन ऐड मेनली आप इस तरीके से लेके चलो कि किसी ने भी सर्च किया रेस्टोरेंट नियर मी। ठीक है, तो रेस्टोरेंट नियर मी उसने अगर सर्च किया है तो वहां पे क्या होगा, मैप के ऊपर, मैप में सबसे पहले और दूसरे नंबर पे अगर ऐड है, वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि वो बिजनेस में भी 10 किलोमीटर दूर हो लेकिन फिर भी आपको पास में दिखेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक है वो अगर आप देखोगे तो सबसे पास में तो आपके सिर्फ 300 मीटर दूर वाला रेस्टोरेंट था, लेकिन वहां भी आप ऐड रन करके पहले या दूसरे नंबर पे ला सकते हो। ये मेनली सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि कल को आपको जॉब लगता है और आपका जॉब लगता है सर्च इंजन मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पे, ठीक है, तो अगर आपका सर्च इंजन मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पे जॉब लगा तो आपका क्या काम होगा। पहला काम होगा कि आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी और कंपटीशन का एनालाइज करना पड़ेगा। ये आप लिख लो कि अगर सर्च इंजन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का आपका जॉब लगता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीशन रिसर्च। कि सामने वाला का कंपटीशन क्या है, सामने वाले का कीवर्ड क्या है, जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनका वो किस कीवर्ड के ऊपर एड रन कर रहे हैं। ठीक है, उनका मेनली कितना खर्चा है, क्या खर्च कर रहे हैं, किस तरीके के एड्स बना रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव का पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है प्लान करना, कॉस्टिंग और डिलीवरीज है, मतलब कि कितना खर्च करना है, और डिलीवरीज का मतलब क्या ग्राफिक बनेगी, ठीक है, क्या किस तरीके की पोस्टिंग बनेगी। अब देखो यहाँ पे आप ऐड देख रहे होगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे ये ऐड है, तो इसके अंदर डेली प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, शोभा ये सारी चीजें
इन सबको हम बाद में समझेंगे कि इनको यहाँ पे किस तरीके से लाया जाता है। ठीक है, एक्सटेंशंस है सारे, लिंक लिंक एक्सटेंशंस। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, लग्जरी 4 BHK होम इन गुड़गांव, शोभा आरान्य 3 4 बेड, इकोलक्स, ठीक है, तो ये सब लिखने का काम जनरली सर्च इंजन मार्केटिंग का जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका होता है। अब अगर सर्च इंजन मार्केटिंग के अलावा कोई कंटेंट राइटर भी है कंपनी में, तो उससे एड कॉपी बनवाते हैं, उससे ये सारी चीजें लिखवाते हैं, और फिर सर्च इंजन मार्केटिंग वाला सिर्फ एड रन करता है। अगर कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है तो वो मेनली ये भी कर सकता है कि हाँ वो एड को राइट करे, और एड को राइट करके और फिर उसके बाद जो भी सर्च इंजन मार्केटिंग वाला बंदा है उसको दे दे, और सर्च इंजन मार्केटिंग वाला फिर एड रन कर ले। इसके अलावा जो सर्च इंजन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो होता है कि वो एड रन करेगा और उसे ऑप्टिमाइज करेगा, जो कि मेन इस पूरे के पूरे कोर्स का आधार है, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो एड रन करना प्लस ऑप्टिमाइज करना आपका काम होता है। इसके अलावा आपको रिपोर्ट बनानी होती है कैंपेन्स वगैरह की। ये 4 मेन वर्क है। इसके अलावा अगर कोई आपको एज अ डिजिटल मार्केटर हायर करता है तो आपको तो सब काम करना होगा, लेकिन सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर करता है तो आपके सिर्फ और सिर्फ यही काम है। तो अगर आप सर्च इंजन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे जा रहे हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी कम होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटर के तौर पे जा रहे हैं तो आपकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि लोग जो डिजिटल मार्केटर बन के जा रहे हैं उनकी भी सैलरी उतनी है, सर्च इंजन मार्केटर्स की भी उतनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सर्च इंजन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग के ही ऊपर वर्क कर चुके हैं, तो वो डिलीवरी अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो हमने सर्च इंजन मार्केटिंग का समझ लिया। अब मैं एसईओ की बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेनली होता क्या है। ठीक है? अब क्या किया यहाँ पे, तो स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे वही आम वाला एग्जाम्पल आ गया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड था तो यहाँ पहले दिखने लगा फर्स्ट नंबर। लेकिन यहाँ पे तो स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपने पूरे के पूरे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है, सर्च इंजन पेज रिजल्ट के हिसाब से बनाया है। इन सब के अंदर एक रैंकिंग सिस्टम होती है। गूगल हर एक वेबसाइट को रैंकिंग देता है, और वो रैंकिंग किस हिसाब से देता है, गूगल का कहना है कि अलग अलग क्राइटेरियाज हैं गूगल के बहुत सारे, और जो कि जनरली जो बाहर है मार्केट में जिन्हें आप पढ़ के यूज कर सकते हो, वो है अराउंड 200। मतलब 200 अलग अलग क्राइटेरिया गूगल देखता है किसी भी वेबसाइट में, और उस अकॉर्डिंगली एक रैंकिंग देता है हर एक वेबसाइट को। ये जो शोभा लिमिटेड है वो मे बी शोभा के कीवर्ड के ऊपर उन 200 में से सबसे ज्यादा क्राइटेरिया को क्रॉस करके ऊपर गया होगा, रादर देन कि शोभा लिमिटेड जो कि ये पेज है तो दोनों वेबसाइट एक ही, लेकिन पेजेस अलग है मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, तो पेजेस अलग है लेकिन दोनों वेबसाइट एक ही है। पेज अलग है वो मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर का पेज है, या फ्लैट इन गुड़गांव का पेज है, इस पे और हम जाएंगे। एक्सेप्ट कीजिएगा, द एलसीएम गोल्डन आई। हाँ सॉरी। द एलसीएम गोल्डन आई। हाँ सही बोल रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आया लेकिन क्या बोल रहे हो आप। मैं मतलब मैंने एक मतलब लैंडिंग पेज ही बनाया था। हाँ उस हाँ। पे मतलब ये जो कीवर्ड है उस पे 3 या 4 पे रैंकिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं बढ़िया है, मैं मेरे लिए वही बता रहा हूँ कि आप अगर गूगल की जनरली 200 क्राइटेरियाज बट हैं। वो तो लैंडिंग पेज ही है, उतना कुछ हुआ नहीं तो 200 क्राइटेरिया किस तरह से नहीं नहीं फुलफिल नहीं कर रहा नहीं होगा। नहीं नहीं, देखिए लैंडिंग पेज का इसका मतलब ये नहीं है अभी लैंडिंग पेज के ऊपर आपने ऑप्टिमाइजेशन किया है तो मे बी उस कीवर्ड के ऊपर लोगों ने उतना ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा। जैसे यहाँ शोभा है, अगर मैंने यहाँ डीएलएफ डाला, ठीक है, तो डीएलएफ आने में बड़ा दिक्कत कर, डीएलएफ में मेरी वेबसाइट आई ये बहुत कम चांस है। ठीक है, क्योंकि डीएलएफ पे तो ऐड भी रन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डीएलएफ की ट्रेडमार्क की इशू बहुत आती है। लेकिन मैंने अगर सर्च किया डीएलएफ सोल्ड रुपीज, पता नहीं कितने करोड़ का बेचा था, 7500 करोड़, 7500 न्यूज, पता नहीं मेरे को अभी याद नहीं है। लेकिन इस तरीके का कोई न्यूज है, अगर मान लो 7500 करोड़। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग तरीके की वेबसाइट है। तो सारा गेम इस कीवर्ड का है, इस कीवर्ड के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं आगे, क्योंकि सारा का सारा गेम इसी का है। इसी के ऊपर हमें पैसे खर्च करने हैं,
इसी को देख के गूगल काम करता है, इसी को देख के आपकी वेबसाइट ऊपर या नीचे आती है, इसी को देख के आपके अकाउंट से पैसे कितने लेने हैं वो गूगल को समझ आता है ना? तो मेनली कहने का मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेरा तो पहले तो ये हो गया कि हाँ ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेनली फर्स्ट पेज पे या एक रैंकिंग सिस्टम उसने बना रखा है, तो जिसकी जितनी ज्यादा रैंक दिया है। अब मान लो कि अब ऐसे समझ लो कि कोई एक वेबसाइट है, अब उस वेबसाइट ने क्या, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर। अभी आप ऐसे मानो कि जैसे एक वेबसाइट है abc.com। हाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि रैंकिंग जो है वो बहुत सारे तरीकों से गूगल को समझ आती है। अब इन्हीं सारे तरीकों में अगर मैं एक आइडिया दूं कि लेट्स सपोज एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है, गूगल के ऊपर ये एक वेबसाइट आई। अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने ये देखा कि ये जो abc.com वेबसाइट है, ये अपने साइट के ऊपर क्वालिटी कंटेंट डाल रहा है, मतलब ये जो चीजें बता रहा है वो थोड़ी सी यूनिक भी है और सही भी है, ठीक है। दूसरा, वे ऑफ राइटिंग बहुत इजी है, मतलब जो अगर कोई वे ऑफ राइटिंग, मतलब कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि इंग्लिश थोड़ा कम भी समझे, वो भी इजीली आके यहाँ समझ सकता है, या छोटा बच्चा भी है वो भी आके यहाँ चीजें समझ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देख रहा है कि जो बैकलिंक्स है, अब बैकलिंक्स एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। बैकलिंक्स है वो काफी मिल रही है, मतलब कि अब हमारी जो वेबसाइट है abc.com, इसके बारे में कोई एक वेबसाइट है, कोई एक बहुत बड़ी वेबसाइट है bbc.com, ठीक है। मान लो कि bbc.com ने हमारे वेबसाइट के बारे में कुछ लिखा है अपने ब्लॉग के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर। उसने क्या किया है कि गौरव कुमार भूषण के बारे में कुछ लिखा है, और उसके बाद उसकी वेबसाइट का लिंक भी डाला है, ठीक है। तो गूगल करता क्या है कि गूगल के जो रोबोट्स हैं वो bbc.com पे आएंगे, उसकी वेबसाइट पे घूमेंगे, और वो वेबसाइट पे घूमने पे पता लगेगा कि मेरी वेबसाइट का लिंक है वहां, तो उस लिंक से मेरे साइट पे जाएंगे। अब गूगल के नजर में बीबीसी की तो बहुत ज्यादा इज्जत है, ठीक है। तो गूगल के नजर में अगर बीबीसी की बहुत इज्जत है और बीबीसी मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, तो गूगल को लगेगा नहीं ठीक है, ये अच्छी अच्छी वेबसाइट है। तो अगर मेरी रैंकिंग मान के चलो कि 50,000 पे है, तो बीबीसी के दम पे मेरी रैंकिंग कूद के 10K पे आ सकती है, ठीक है। क्योंकि बीबीसी मेरे नीच के अंदर और दूसरे लोगों के बारे में तो नहीं लिख रहा है, लेकिन मेरे बारे में लिख रहा है। तो मेरे लिए क्या हुआ कि मेरी रैंकिंग कूद के 10K आ गई। अभी दूसरा क्या हुआ कि 10K तो आ गई, अभी किसी ने फिर कोई एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, मान लो हिंदुस्तान टाइम्स है, मान लो हिंदुस्तान टाइम्स है,
वो लिख रहा है अभी। वहां से वो 3 पिन दियो मनो। हो रहा है। BBC.com ने क्या किया, मेरे बारे में लिखा, तो गूगल ने मेरी रैंकिंग 50,000 से 10,000 पे ले गया। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने फिर से मेरे बारे में लिख दिया। अभी जो ये रैंकिंग है वो 10,000 से मान के चलो 200 पे पहुंच गई। ठीक है। तो बैकलिंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर बड़ी बड़ी साइट्स आपके बारे में लिखती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई छोटी साइट है, मतलब आपका तो 1 साल पुराना वेबसाइट है, लेकिन और उस पे 3 4 5 लोगों ने बैकलिंक क्रिएट कर रखी है, लेकिन कोई एक नई वेबसाइट आ रही है और उसकी, मतलब उसकी गूगल के नजर में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, और वो आपके बारे में लिख रहा है, तो वो बैकलिंक बेशक आपके पास है लेकिन वो किसी काम की नहीं है। तो बैकलिंक का मेन मतलब ये होता है, इसके बारे में हम बहुत डीपली समझेंगे आगे। और मैं इवन ये भी बताऊंगा कि बैकलिंक बड़ी बड़ी साइट्स पे किस तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ, या छोड़ो, जब हम देखेंगे उस पर जब बात करेंगे। तो पहले तो बैकलिंक्स हो गई। अभी बहुत सारी चीजें गूगल क्या करता है ना कि क्वालिटी कंटेंट तो देख लिया, वे ऑफ राइटिंग इजी है नहीं है देख लिया, बैकलिंक्स देख लिया। अब इसके अलावा गूगल ये भी देखेगा कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव कितना है। मतलब कि बहुत सारी साइट्स पे अगर आप जाते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उसकी साइट लोड होती है लेकिन वो लेफ्ट राइट होने लगती है, ऐसे ऐसे होने लगती है, या इमेजेस बहुत बड़े होते हैं किसी में, टेक्स्ट बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है कि अच्छे से दिखता नहीं है, तो उस केस में भी गूगल क्या करेगा, गूगल आपके वेबसाइट को ज्यादा ऊपर नहीं ले जाएगा। और वो इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि अगर वो ज्यादा ऊपर ले जाएगा तो ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो गूगल की वैल्यू डाउन होने लगेगी कि लो क्वालिटी का कंटेंट दिखा रहा है गूगल। ठीक है। इसके अलावा मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के अलावा कितनी स्पीड है वेबसाइट की। अगर बहुत देर में वो खुल रहा है, तो कोई अगर लिंक पे क्लिक करता है और वेबसाइट खुलने में बड़ा टाइम लगा रहा है, तो वहां पे भी क्या है कि वहां पे भी ये प्रॉब्लम है। वहां पे भी एक तरीके से वो क्या करेगा, आपके वेबसाइट को दबाएगा और ऐसी वेबसाइट्स को दिखाएगा जो बहुत जल्दी खुल रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, हम इस कोर्स में बेशक वर्डप्रेस के बारे में सीखे कि वर्डप्रेस पे किस तरीके से साइट बनाते हैं, लेकिन अगर आपको कल को अपना बिजनेस कोई बनाना है, कोई ऐसा बड़ा बिजनेस बनाना है, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट बनवाओ पीएचपी पे। पीएचपी ज्यादा सिक्योर भी है और ज्यादा स्पीड भी देती है वेबसाइट पे। ठीक है। वर्डप्रेस हैवी हो जाती है और वो थोड़ी कम सिक्योर है, तो उसे मतलब खोल देना बहुत इजी होता है। तो वर्डप्रेस पे ऐसी साइट से बने जो कि डेटा कलेक्ट ना करती हो ज्यादा, मतलब डेटा स्टोर करके ना रखे। तो रियल एस्टेट के लिए आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो। बट ई कॉमर्स अगर आपको बिजनेस बनाना है तो ई कॉमर्स के लिए पीएचपी पे साइट बनवाओ तो अच्छा है। ठीक है? कि अगर कोई आपकी वेबसाइट में हैक कर लेता है और चीजें उल्टी सीधी करता है कि हाँ ठीक है पेमेंट हो गई है आप डिलीवरी करो ये वो, मतलब कुछ भी कर सकता है, तो आपका तो बिजनेस काफी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आएगा। लेकिन रियल एस्टेट की वेबसाइट्स में वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, मेरी फॉर्म को छेड़ देगा। ठीक है ना, या फिर फॉर्म को कहीं और डाइवर्ट कर देगा। ठीक। तो वो भी फॉर्म को डाइवर्ट भी कर देगा तो आपको तुरंत चीजें समझ आ जाती है, तुरंत मेल आ जाता है कि हाँ आपके वेबसाइट में चेंजेस हुई हैं। वर्डप्रेस में वो चीजें ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए पीएचपी पे जाओ क्योंकि वो सिक्योर भी है, स्पीड भी है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बन रही है तो बहुत टाइम लगेगा ऊपर। ठीक। तो बहुत चीजों के ऊपर एससीओ, ये था मेनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिपेंड करता है। और ये एक दूसरा है, एसईओ मेनली क्या है कि ये अनपेड में है, अनपेड चैनल है, मतलब इसके लिए आप पैसे नहीं खर्च करते हो अगर आप खुद से एसईओ कर रहे हो। लेकिन अगर कोई एजेंसी आपके लिए एसईओ कर रहा है तो वो पैसे चार्ज करेगा ही, क्योंकि कंटिन्यूअस मेहनत है, कंटेंट भी लिखना पड़ेगा उसको, वे ऑफ राइटिंग भी इजी रखनी है, बैकलिंक्स भी बनाने होंगे, बैकलिंक्स अपने आप में सरदर्दी है। ठीक है।
मोबाइल रिस्पॉन्सिबल बनाना है, स्पीड भी बढ़ाना है, और भी बहुत चीजें, मतलब ये तो 5 चीजें ही है जो मेन है, बाकी 200 मैंने बताई। बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपके केस में जैसे आपने लैंडिंग पेज बोला है ना, तो लैंडिंग पेज के केस में 7-8 चीजें जो होती है वो आपने ठीक की होंगी। इस वजह से कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आपकी रैंकिंग आने लगती है। ठीक है ना? कि हम भी जब एक वेबसाइट को उठाते हैं, तो एक कंप्लीट वेबसाइट को अगर भी हमने उठाया, एक रियल एस्टेट की वेबसाइट को दिल्ली गुड़गांव के, तब भी उसे हम 4 से 5 दिन के एसईओ करके 60th नंबर 70th नंबर पे ले आते हैं। और 2 महीने के अंदर अंदर हमारे जो रिजल्ट्स है वो फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे आने लगती है, बड़ी वेबसाइट पे, और वहां से हमें 3 साढ़े 3 महीने में फ्री में लीड आने लगती है। तो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया, ये आपको डिफरेंस समझ आया सर्च इंजन मार्केटिंग का और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का? अब आपको मैं मेन गेम बताता हूँ रियल एस्टेट वालों के लिए, ध्यान से सुनना। अगर आपने सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर पैसा स्पेंड किया है, वो आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। नए प्रोजेक्ट्स आए, आप अगर सर्च इंजन मार्केटिंग पे नहीं जा रहे हो और एसईओ के भरोसे पे हो, तो आप पीछे पिछड़े रह जाओगे। आपको सर्च इंजन मार्केटिंग हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 1 महीने के बाद भी बिकते नहीं हैं। उस टाइम पे आपको एसईओ काम, ठीक है? एसईओ पे कंटिन्यूअस आपको ज्यादा से ज्यादा महीने में, अगर आपने किसी को हायर भी किया, तो 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है? क्योंकि टोटल 45K आपको 3 महीने का हो। 3 मंथ्स के अंदर अगर उसने कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना एसईओ कर दिया, तो 3 महीने में उसके ऊपर लीड्स आनी शुरू हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म का अगर गेम खेलना है बिजनेस में, बहुत लंबा खेलना है, तो आपको एसईओ करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा। अब हम इस कोर्स के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स ज्यादातर हम करेंगे इसके ऊपर, सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन अगर आपको लंबा गेम खेलना है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो, और उस केस में आपको किसी एक एजेंसी को ही हायर करना चाहिए जिसपे 10 लोग हैं काम करने के। अकेले आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मत लगो तो अच्छा है। अगर आपका बिजनेस है, या अगर आपको मतलब ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, अगर खुद की मतलब एक हॉबी के लिए करना है कि ठीक है मैं खुद से ब्लॉग लिखूंगा, खुद से लोग मेरे वेबसाइट पे आएंगे, मेरा ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ने के बाद मैं गूगल के पास जाऊंगा, बोलूंगा ठीक है मेरे पास बहुत ट्रैफिक है, अब गूगल आप काम करो, दूसरे जो एडवर्टाइजर्स है उनके मेरे साइट पे ले आओ लोगों को और ऐड दिखाओ। क्योंकि हमने समझा ना एडवर्टाइजर और पब्लिशर का, अब आपको समझ आ रहा होगा मेरे लिए मैं कह क्या रहा हूँ। ठीक है? तो अगर मैं जाता हूँ गूगल के पास, अब बोलता हूँ कि भाई मैं पब्लिशर हूँ, आप एक काम करो एडवर्टाइजर को मेरे साइट पे लाओ, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साइट पे अपने बिजनेस को प्रमोट करें, तो गूगल बोलेगा ठीक है आप एक काम करो, मेरे को ट्रैफिक दिखाओ कितने लोग आते हैं आपके पास। तो उस केस में आप खुद के लिए एसईओ कर सकते हो, बट अगर आपको एक बिजनेस के लिए एसईओ करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक एजेंसी को पकड़ो, जिनके पास 5 लोग 6 लोग 10 लोग हैं एसईओ करने के लिए, वो जल्दी जल्दी रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में डिफरेंस ये है। अभी एक चीज और समझना होगा, अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपको एसईओ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रामबाण है। हम बेसिक एसईएम में बहुत चीजें सीखेंगे। एसईएम में किस तरीके से करना है, कैसे पैसे बचाने हैं, कहाँ पैसे बचाने हैं, कितना पैसा बचाना है, ये सब समझेंगे। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑलमोस्ट फ्री में है, क्योंकि 15,000 रुपये कुछ नहीं होते रियल एस्टेट, ऑलमोस्ट फ्री में है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन यहाँ सर्च इंजन मार्केटिंग का बजट अगर आप देखोगे, तो एक दिन का बजट जाता है ज्यादा, और उसमें भी कुछ नहीं ज्यादा अच्छा आता है। और 15,000 में आप मान के चलो 4 से 5 विजिट हो जाएंगी। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ की प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ की प्रोजेक्ट है, तो विजिट हो जाती है 4 से 5 15,000। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर 10 लीड आ रही है, तो 10 में से आप मान के चलो 5 से 6 लीड्स विजिट होंगी ही होंगी, वो भी फ्री में आ रही है। 10 लीड्स पूरे महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मे बी 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आ जाती है 10 लीड, अगर प्रोजेक्ट गर्म है। ये दोनों मेन डिफरेंस थे। गौरव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मतलब एज एन इनिशियल जैसे हमने स्टार्ट किया एडवर्टीजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स देखे, देन वी वेंट टू वेबसाइट, अब थोड़ा सा कहीं ना मिक्सड अप हो रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से कि व्हाट हम्म, एग्जैक्टली इट इज। एसईओ जो है सर्च इंजन मार्केटिंग है,
मतलब इसके कॉन्सेप्ट समझ आ गया। माइट बी पॉसिबल जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे देन ओनली आई कुड बी एबल टू गेट इट। नहीं, मेनली हम जब थियोरेटिक। इम्प्लीमेंट हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, जब इसमें और डीपली जाएंगे, क्योंकि अभी ना मैं आपको चैनल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम्म अभी क्या है, हमारे पास आधी अधूरी जानकारी है। हम्म। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, बस। ठीक है। ओके। आपको सर्च इंजन मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस समझ आ गया ना। हम्म। अभी जब हम सर्च इंजन मार्केटिंग को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे और एसईओ को भी ढंग से समझ लेंगे, जब वो आपके माइंड के ऊपर और आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि आप किस तरीके से यूज करोगे, ठीक है ना। बट हम्म। अभी कॉम्प्लिकेटेड आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन मेनली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो रियल इस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा गेम है। क्यों है वो, अब आगे आप 1 महीने 1.5 महीने बाद नहीं, समझो। जैसे आपने अभी हाँ शोभा सर्च किया, ठीक है। हाँ जी। शोभा.com आया, शोभा.xyz आया, मतलब जिस तरह के भी आए। हम्म। हमने जो क्लास ली थी एक, आपने उसमें बताया था कि डोमेन्स है, अलग हम्म। अलग तरह के डोमेन लिए हुए लोगों ने, ठीक है। हम्म। जो आपकी लिस्टिंग है, हम्म। जिसमें एसईओ हम सर रन करते हैं, कि ऊपर रहती है वेबसाइट, उसके हम्म। पीछे के आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि गूगल कैसे कैसे देखता है उन चीजों को, हम्म। किसका कंटेंट किस तरह से उसे डिस्प्ले करता है। तो वो हम्म। थोड़ा एसईओ और एसईएम में मैं कंफ्यूज हूँ। मैं कंफ्यूज फिर एज से इन कि बताता हूँ। उस समय डोमेन्स वगैरह थे, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड आपने बताए थे सारी चीजें, अब कुछ अलग आ गया था। मैं फिर से अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। अब आप एक बार बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट में बता समझने का दीजिए, ट्राई कोई करना, दिक्कत बिल्कुल नहीं। रिफ्रेश करते हैं हम इस चीज को, हम्म। ठीक है। एक है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक है हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग। अब मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर आप पेड़ को 5 साल तक पानी दे रहे हो, जब जाके उसमें जो फल आ रहे हैं वो आप खा रहे हो, तो हम्म पानी देना या मेहनत डेली धूप में जाके करना इज योर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उस केस में आपके जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं। सेम चीज गूगल में या वेबसाइट में हम क्या करते हैं कि गूगल के लिए वेबसाइट के ऊपर हम कॉन्टिन्यूअस मेहनत करते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे उस पे हम कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज के रोज हम उसमें लिखते जा रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हैं कि गूगल को चीजें समझा रहे हैं, मेटा डालते हैं, वो चीजें हम समझेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है मेनली। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस ये होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है और गूगल को आप टेक्निकल लैंग्वेज में समझाते हो कि हमारी वेबसाइट करती क्या है, हमारी वेबसाइट किन लोगों के लिए है, किन ऑडियंस के लिए है, ठीक। सर्च इंजन मार्केटिंग में आप गूगल को बोलते हो कि भाई ऐसा है, देखो, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं अपने ऑडियंस को कुछ नहीं समझाना चाहता हूँ कि मेरा क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, मैं गूगल को कुछ नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं गूगल के ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ। उस केस में आप गूगल को जाके 1,000 रुपए देते हो और 1,000 रुपए देने के बाद बोलते हो कि आप एक काम करो, मेरा एक कीवर्ड है शोभा। अगर कोई भी गूगल पे ये सर्च करे शोभा, तो आप एक काम करो, मेरे ऐड को या मेरी वेबसाइट को दिखाओ। उस केस में गूगल क्या करेगा, गूगल बोलेगा ठीक है भाई, आपने 1,000 रुपए दे दिया। कोई भी एक बार क्लिक करेगा, कल हमने देखा था ना, कोई भी एक बार आपके ऐड पे क्लिक करेगा, ये नंबर का, हाँ, यही रहूंगा, यही यही। नहीं, वो गया, निकल गया। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ धीरे धीरे। हम्म। वो गया, नहीं गया। नहीं, मैं तो आप नॉर्मली एक चीज समझो यहाँ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज योर अनपेड चैनल। ये जब हम इसके अंदर बहुत डीपली समझेंगे ना, इसको डीपली बहुत समझने की जरूरत नहीं है, एक क्लास डेडिकेटेड अगर इसका हम एसईओ का ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये समझना होगा कि एसईओ इज योर अनपेड चैनल। मतलब कि गूगल को सिर्फ हम समझाते हैं,
गूगल को कॉन्टिन्यूअस बेसिस में चीजें बताते रहते हैं कि हमारी वेबसाइट किस चीज के लिए है, हमारी वेबसाइट पे हम क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम क्या बेचना चाहते हैं। तब उस केस में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एक 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 सिंपल सा लैंग्वेज ले लेते हैं। मान लो कि मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, मैं एक दुकान पे जाता हूँ और मैं रोज बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, ये मेरा नोटपैड है, इस नोटपैड को आप ना, अगर कोई भी आपके पास आए तो आप एक काम करिएगा कि इस नोटपैड का उन्हें बोलिएगा, मतलब आप अपने जो भी आपके क्लाइंट आते हैं या कस्टमर्स आते हैं उन्हें आप ये बोलना कि इसका नोटपैड आप खरीद लो। दुकानदार पहले बोलेगा भाई मैं क्यों बोलूं, मेरे पास तो नोटपैड है पहले से ही। ठीक है। तो फिर आप दोबारा जाओगे, आप बोलोगे नहीं मेरे नोटपैड में ये खासियत है, मेरा नोटपैड सस्ता भी पड़ता है, मेरे नोटपैड की क्वालिटी भी अच्छी है। गूगल फिर भी बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे को कुछ ऐसा लगेगा तो मैं बता दूंगा। अब तीसरे टाइम जाते हो, तीसरे टाइम ये बोलते हो गूगल को कि भाई ये देखो इस नोटपैड को इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी खरीदा है और ये भी यूज कर रहे हो, ये भी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। उस पॉइंट पे दुकानदार को ये लगेगा ठीक है भाई, इतनी बड़ी कंपनीज अगर खरीद रही है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तभी तो ये खरीद रही है। ठीक। हम्म। उस केस में क्या होगा कि उस केस में जैसे हम डी मार्ट में जाके बोलते हैं कि एक रैक मुझे आप दे दो, एक रैक के लिए मैं इतना पैसा दूंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो दुकान में जो चीजें बेच रहा है वो तो बेच ही रहा है, लेकिन अगर कोई उसके पास बड़ा क्लाइंट आता है, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आया, उसने बोला बोला कि भाई मुझे 1 लाख नोटपैड दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है भाई। अब इस केस में आप पैसे या कमीशन का मत समझना, इसको इस तरीके से समझना कि अगर कोई आता है और गूगल के पास बोलता है कि भाई एक काम करो आप नोटपैड दिखाओ मेरे को। ठीक है, तो गूगल क्या करेगा कि उसके जितने ऐड चल रहे हैं, 5 लोगों ने नोटपैड पे ऐड चलाया है, 5 को दिखा दिया पहले। उसके बाद उसे तो अपनी पूरी पेज भरनी है ना, क्योंकि 3 लोगों का दिखा के छोड़ नहीं सकता ना वो। जो टॉप पे हमारे 3 4 लोग जो एड रन कर रहे हैं गूगल के ऊपर, उनका छोड़ नहीं सकता है, उसके बाद भी उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो उस केस में जो हाईएस्ट क्वालिटी का लीड, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी का ये जो नोटपैड बेच रहा है, उसको सबसे पहले नंबर पे दिखाएगा। सबसे पहले नंबर पे दिखाने का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले नंबर पे दिखाया उसने, कोई इस वेबसाइट पे गया या इसकी नोटपैड खरीदा, तो उसको भी ये लगना चाहिए कि ठीक है भाई गूगल ने रिकमेंड किया है, पहले नंबर पे है, तो ये क्वालिटी भी सच में अच्छी है। लेकिन कोई 10वें पेज पे अगर आप गूगल को स्वैप करोगे तो नीचे GLE आता है ना, तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो अगर कोई 10th पेज पे जा रहा है तो 10वें पेज के ऊपर जो क्वालिटी होगी वो लो होगी, या फिर उसकी क्वालिटी हाई हो सकती है, लेकिन वो गूगल को ढंग से अभी तक समझा नहीं पाया है, या मार्केट में नया आया है। ठीक है, गूगल सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही नहीं दिखा सकता, उसे ऐसे भी दिखाने होते हैं जो जनरली अच्छी वेबसाइट है, जो बड़ी वेबसाइट है, जो सच में आपकी क्वेरी को क्लियर कर सकती है। अगर मैं शोभा या M3M का सर्च कर रहा हूँ और सिर्फ M3M कीवर्ड डाला मैंने, M3M का जैसे हमारी तरफ एक एल्टीट्यूड नाम का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो M3M एल्टीट्यूड हमने कीवर्ड डाला, गूगल में सर्च किया, तो पहले 4 5 लोगों का जो एड दिखाना है उसे वो तो दिखाएगा, लेकिन सिर्फ एड ही नहीं दिखा सकता ना, उसे तो M3M की वेबसाइट भी दिखानी पड़ेगी, 99 एकड़ भी दिखाना पड़ेगा जो कि M3M के ऊपर जिंदगी भर से काम कर रहा है, लास्ट 15 साल से काम कर रहा है। या हाउसिंग दिखानी पड़ेगी जो M3M के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है गूगल में, वो मेनली क्या है कि वो आपका ऐसे हैं जो कि SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग की वजह से आ रहे हैं, मतलब जो एड्स के वजह से आ रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जिन क्वेरीज के ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, वो आपके अनपेड से आ रहे हैं। बस इसमें अभी इतना ही आपको समझना है। बाकी हम एसईओ किस तरीके से करते हैं वो आपको जब समझ आएगा तब आपको क्लियरली हो जाएगा। एसईओ मेनली, फिर से मैं एक बार छोटा सा और क्लियर करता हूँ, एसईओ मेनली ये होता है कि आप गूगल को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो, दैट्स ऑल। लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग अब इस तरीके से आप समझो, जैसे प्रशांत है या सतीश है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली वीडियो डाल रहा हूँ, आज 102 वीडियो हो चुकी है।
अब क्या हुआ कि मैं कॉन्टिन्यूअसली वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरी एक अथॉरिटी क्रिएट हुई कि ठीक है, इसको चीजें आती है, इससे सीख सकते हैं हम। ठीक है। लेकिन वहां से मुझे मिले तो वहां से एक तरीके से आप देखोगे कि मुझे अगर लीड मिली तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। ठीक। लेकिन वहीं पे अगर आपकी बात करूं तो आप मुझे एडवर्टीजमेंट से मिले। ठीक है। तो वहां पे एडवर्टीजमेंट से मिलने के लिए मैंने पैसे लगाए। तो दोनों में डिफरेंस है। मैंने 100 वीडियो बनाई, एक तो एक वीडियो बनाई, जब जाके मेरे पास सतीश और प्रशांत आए। लेकिन आपके लिए मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई, मैंने कोई मेहनत नहीं किया, लेकिन मैंने जो पीछे पैसे के लिए मेहनत किया था वो मैंने उस वीडियो में लगा दिया। और फिर उस वीडियो को मैंने पुश कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि मार्केटिंग में आप पैसे लगा देते हो, ऑप्टिमाइजेशन में आप मेहनत लगाते हो बस। ठीक है, अभी क्लियर हुआ है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है बस। फॉग क्लियर होना चाहिए इसमें। क्लियर हुआ है आपको सुशांत? हम्म। तो मेनली ये है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हो, मैं कुछ और एग्जांपल से आपको बताने का ट्राई करूंगा। नहीं, अब थ्रू आउट तो नहीं हुआ है, जब प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म हाँ, करेंगे जब आई जब बिलीव हम कि हो प्रैक्टिकली जाएगा करेंगे ना क्लियर आउट। तब। हाँ, जब प्रैक्टिकली करेंगे जब हम इसको और अच्छे से समझेंगे, बट हाँ अभी आपको ये समझ बट लेना है। अभी के लिए ऐसे है कि ठीक है, एसईएम में आप अपना एक कंटेंट बना रहे हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उसमें। हाँ। गूगल को सीधा कह रहे हो कि जो भी करना है आपको, मतलब टॉप लिस्ट में रखना है मेरी वेबसाइट को, वट एवर इट इज, उसको रखिए। एसईओ में आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, आप उसे बनाने में, ब्लॉग बनाने में, कंटेंट बनाने में, सारी चीजें करके। गूगल के गाइडलाइंस के हिसाब क्रिएटिव से हम चीजें कर रहे हैं। गूगल की गाइडलाइंस मतलब एक तरह से अपनी क्रिएटिविटी पुट ऑन कर रहे हो आप उसमें। तो मेनली यही है, गूगल के हम फेवरेट बन रहे हो उस टाइम पे कि गूगल ने बोला कि ये जो 100 चीजें जो बंदा मेरे लिए कर लेगा, या 100 में से ज्यादातर जो चीजें कोई एक इंसान मेरे लिए कर लेगा, वो मेरे फेवरेट में आ जाएगा और उसको मैं सबसे आगे रखूंगा। और जो इन सबको नहीं करेगा वो सबसे पीछे रहेगा। बस ये चीज है कि उसकी फेवरेट लिस्ट में आना होता है हमें बस। ठीक है अब ना? एक चीज इसमें आपसे क्लियर क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए जस्ट डायल एक प्लेटफॉर्म है। हाँ जस्ट हाँ। डायल वाले आते हैं, मतलब रियल एस्टेट ब्रोकर्स के पास, हम्म। कि या किसी भी उस पे, कि एक काम करेंगे, जो हम लिस्टिंग करेंगे ना आपकी, वो हाँ हाँ। टॉप पे रखेंगे। ऐसे ही गूगल भी हाँ। ऐसे करता है, हम्म। डिजिटल मार्केटर्स भी करते हैं। अब आपने एक चीज कहा कि गूगल के जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, हाँ गूगल उसे कर रहा है, या डिस्पाइट द फैक्ट कि गूगल को अगर हम पैसा देते हैं, हाँ। सपोज कीजिए जो भी हम अमाउंट देते हैं एसईएम में, तो गूगल हम्म। उसमें रखेगा, चाहे मेरा कंटेंट कुछ भी हो। एक सेकंड देना मुझे। अब मुझे इस सवाल को थोड़ा सा छोटा करके समझा सकते हो? मैं समझ नहीं पाया इस सवाल को। समझाना ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो लिस्टिंग है, जैसे हम्म। शोभा हमने डाला, कीवर्ड डाला है, ठीक है, एसईएम में, तो शोभा सबसे ऊपर आ गया। ठीक है। अब उसमें कंटेंट, जैसे आपने 200 पैरामीटर्स बताए थे गूगल के हम्म। फेवरेट बनने वाले, तो हम्म। एक तो बंदा वो बना रहा है, हम्म। एक मैंने गूगल को पैसा दे दिया कि भाई मेरे को है ना टॉप पे रहना है, हम्म। मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो एज ए ब्रोकर मुझे टॉप पे रहना है। तो वो चीज मैं थोड़ी सी जानना चाह रहा हूँ। देखो, ये चीज है कि अब लेट्स सपोज, अब इसको मैं ना आपको और थोड़ा इजी कर देता हूँ। आपने आज अपनी वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया, और आपने आज वेबसाइट पे काम करके बोल दिया कि भाई कोई भी अगर शोभा सर्च करे, तो गूगल को आप बता रहे हो कि भाई कोई भी शोभा सर्च करे तो उसके लिए मैं ये 100 काम कर रहा हूँ। ठीक है, 100 वर्क कर रहा हूँ। ठीक? तो गूगल आज से 3 महीने के बाद आपका कोई भी शोभा सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट को टॉप पे दिखाएगा। ठीक है। लेट्स सपोज कि 3 महीने के बाद कोई एक आया, शोभा का कोई प्रोजेक्ट आया, एबीसी। हम्म। हम्म। अब इस केस में आप आपने उस शोभा एबीसी की अपने वेबसाइट पे तो उसी टाइम पेज बनाई है। हम्म। ठीक है। वो जो पेज बनेगा वो तो उसी टाइम बनी है, तो अब आपको उस पेज के लिए वो 100 काम करने पड़ेंगे। मेनली अब 100 काम नहीं करने पड़ेंगे, आपको 4-5 चीजें ही करनी है। लेकिन स्टिल जो जीरो से हीरो बनने में, मतलब जीरो से फर्स्ट पेज पे आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस गूगल केस में, चार्ज नहीं करता है उसके लिए, है ना? नहीं नहीं, मेरे उस को केस में पैरामीटर्स फुलफिल करने हैं। हाँ पैरामीटर फुलफिल करनी होती है। अब देखो, अगर आपको शोभा कीवर्ड के ऊपर, अब मैं इसको और थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूँ। मान के चलते हैं, हम करते हैं योगा
पैंट्स फॉर मैन, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैंने क्या किया कि गूगल को बोला कि कोई भी अगर सर्च करे योगा पैंट्स तो मेरी वेबसाइट दिखाओ। अब उसके लिए मैंने 3 महीने इस पे इन्वेस्ट किया, 3 महीने हमने मेहनत की एंड काम किया, ठीक है। हम्म लेकिन अगर कोई सर्च करता है योगा पैंट्स फॉर मेन, तब वहां केस बदल जाएगा जब मेरी वेबसाइट नहीं दिखेगी। ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये जब एसईओ पे हम आएंगे जब इसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये कीवर्ड है हमारा, ये मेनली कीवर्ड है जो हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। और ये कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड आता है, इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने गूगल को यहाँ, जैसे हमारे केस में क्या है, अगर मैंने गूगल को 3 महीने तक बोला कि हाँ भाई कोई शोभा सर्च करे तो मेरी वेबसाइट दिखे, लेकिन अब तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बोलना है गूगल को कि शोभा के साथ एबीसी सर्च करे। मतलब अब मेरे को शोभा एबीसी के ऊपर कोई भी सर्च करे तो मुझे दिखना है फर्स्ट नंबर पे, तब गूगल वहां नहीं दिखाएगा, शोभा पे दिखाएगा, शोभा एबीसी पे नहीं दिखाएगा। उस केस में आपको हम्म। क्या करना पड़ेगा कि गूगल को कुछ पैसे खिलाने पड़ेंगे कि भाई ठीक है, मेरे अच्छा। पास शोभा तो है, शोभा एबीसी के ऊपर हमने काम नहीं किया क्योंकि प्रोजेक्ट ही आज लॉन्च हुआ है, ठीक है, या प्रोजेक्ट के बारे में ही मुझे प्री लॉन्च ही आज हुआ है, तो मैं पहले से कैसे बना लेता, या मेरे को जानकारी आज मिले तो पहले कैसे बना लेता। उस केस में गूगल क्या करेगा, अगर दुनिया जहान से वो, अगर मान के चलो सतीश है, उन्होंने आज ऐड बनाया है शोभा एबीसी के ऊपर, और उनके वेबसाइट के ऊपर एसईओ बिल्कुल नहीं है, उनका नया वेबसाइट है सिंगल पेजर जो बता रहे थे, ये सिंगल पेजर है विदाउट एसईओ, बिल्कुल जीरो एसईओ। उस केस में अगर गूगल आपको 50 रुपए क्लिक चार्ज कर रहा है, ये तो क्लियर होगा ना मैं जो बोल रहा हूँ। हम्म। मतलब एक क्लिक, किसी ने शोभा एबीसी सर्च किया, आपका ऐड दिखा, आपका ऐड दिखा, साथ में इनका भी ऐड दिखा, सतीश का भी और शशांक का, दोनों का ऐड आप अगल बगल में है, ठीक है। तो शोभा एबीसी में अगर सतीश ने कभी भी शोभा एबीसी या जिस वेबसाइट के ऊपर लोगों को ले जा रहे हो उसमें कभी भी एसईओ नहीं किया है उन्होंने, तो वहां पे पंगा क्या होगा कि गूगल 50 रुपए पर क्लिक चार्ज करेगा। लेकिन अगर आपने अपने साइट पे शोभा वर्ड के ऊपर एसईओ कर रखा है, और एक चीज आपको समझना होगा, जब भी आप एसईओ करते हो तो सिर्फ एक कीवर्ड पे नहीं, वो 10-12 कीवर्ड पे एक साथ होता है, तो आपकी ओवरऑल वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है, सिर्फ एक कीवर्ड की रैंकिंग नहीं, या एक पेज की रैंकिंग नहीं बढ़ती है, पूरी वेबसाइट एक बार में ऊपर जाती है। तो उस केस में क्या होगी कि आपका जो, आपकी अथॉरिटी जो है, वेबसाइट की अथॉरिटी, वो इनके अथॉरिटी से ज्यादा है। गूगल आपको अपना फेवरेट मानता है क्योंकि आपने उनके हिसाब से चीजें की है। अब उसे ये पता है कि शोभा एबीसी अभी चीजें नहीं है, आपके लिए टेस्ट नया है, लेकिन आप इसे क्लियर कर लोगे, तो वहां गूगल क्या करेगा कि सतीश के लिए 50 रुपए क्लिक रखेगा, लेकिन आपके लिए गूगल उस क्लिक को 20 रुपए पर क्लिक कर देगा। सेम कीवर्ड है, बेशक आपने कभी भी उसके ऊपर पेज बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन आपने अगर पहले ही एसईओ कर रखा है तो आपके लिए हेल्पफुल ये हो जाएगा कि एड में भी आपको अराउंड 50 से 75% का कंसेशन मिल जाएगा, 50% तो मिल ही जाएगा कंसेशन। मतलब कि ओके। सतीश के लिए एक क्लिक 50 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन दो क्लिक 100 रुपए के पड़ रहे हैं, लेकिन आप 100 रुपए में 5 क्लिक्स ला सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप रियल एस्टेट में हो या किसी भी बिजनेस में हो तो एसईओ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एडवर्टीजमेंट भी आपका बहुत सस्ता पड़ जाता है। इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि क्वालिटी स्कोर को इंट्रोड्यूस कर दे। आप दोनों को क्वालिटी स्कोर पता है, सतीश आपको पता है क्वालिटी स्कोर क्या होता है? आप थोड़ा बहुत। हाँ। तो मेनली क्वालिटी स्कोर अभी हम बात नहीं करेंगे, वो जब ऐड चलाएंगे जब बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी स्कोर मैटर करता है, ये आप भूल जाओ, ये इससे फिर कंफ्यूज होने लगे। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेनली कीवर्ड के ऊपर गेम खेलता है, ठीक है। अगर मैंने शोभा डाला है तो शोभा के ऊपर, अगर मैं 3 महीने सिर्फ शोभा एस एबीसी के ऊपर कर रहा हूँ, तो कल को अगर शोभा DEF आया तो फिर नल हो जाएगा। मतलब डोमेन अथॉरिटी तो बढ़ी हुई है, आपकी ओवरऑल जो अथॉरिटी है वो दूसरे लोगों से बढ़ी हुई है, लेकिन स्टिल नए कीवर्ड के आने से, इंट्रोड्यूस करने से वो थोड़ी सी अथॉरिटी भी डाउन होगी। प्लस क्या होगा कि उसके ऊपर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी फिर उस नए कीवर्ड को और ऊपर लाने के लिए। लेकिन इससे प्रॉफिट क्या है ये देखो आप, अगर नए कीवर्ड के ऊपर भी आप एसईओ कर रहे हो तो आज बेशक बिके ना बिके, आपके पास 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद तो ज्यादातर जो
रियल एस्टेट एजेंट है वो उस कीवर्ड के ऊपर टारगेट करना ही छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन 2 महीने के बाद कोई अगर ढूंढने आ रहा है, खरीदने आ रहा है, और वो आपकी कीवर्ड से आपके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बेशक वो सारी की सारी यूनिट बिक चुकी हो, आप कुछ और भी तो मतलब कुछ और भी तो सेल कर सकते हो उन्हें अच्छी क्वालिटी का। वो लीड क्या है कि उस लीड को आप कहीं ना कहीं हेल्पफुल कर सकते हो, और वो जो लीड है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, क्योंकि उसमें आप पैसे नहीं दे रहे हो, क्योंकि पहले ही आप काम कर चुके हो उसका। ठीक है, तो मेनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में डिफरेंस ये था। ठीक है। मतलब अब आपका ये कहने का मतलब है जो से 10 20 रुपए जो पर क्लिक है या 50 रुपए जो, मतलब कि अगर हमारा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है वेबसाइट और हम ऐड रन कर रहे हैं तो हमारा क्लिक कम आएगा या फिर? देखिए, आप जब भी एक वेबसाइट बनाओ, मेरा कहने का मतलब ये है, एक सेकंड में कॉल ले लेता हूँ जरा। हाँ जी। हाँ। ठीक है। देखिए, आप इस तरीके से सिंपली समझिए, अगर आपकी वेबसाइट पे एसईओ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, गूगल को आपकी वेबसाइट पसंद आ रही है। हाँ। गूगल को आपकी वेबसाइट पसंद आएगी तो बिडिंग हम आगे समझेंगे, बिडिंग में वो आपको आगे रखेगा। क्वालिटी स्कोर आपकी ज्यादा रहेगी। क्वालिटी स्कोर ज्यादा मतलब क्या है, अब देखो मैं क्वालिटी स्कोर आपको सिंपलर लैंग्वेज में बताता हूँ। क्वालिटी स्कोर गूगल हर एक कीवर्ड को देता है। हम्म। हर एक कीवर्ड को देता है क्वालिटी स्कोर। ठीक है। शशांक, आपको कीवर्ड का आइडिया है? मैं एक बार कीवर्ड ढंग से बता दूं आपको, कि थोड़ा सा मैं सोचा कीवर्ड था का आज तो शॉप आइडिया है। हाँ, शॉपिंग और डिस्प्ले का मैं सोचा था आज ही ले लूंगा, लेकिन अब इसे कल हम बढ़ाते हैं। बाकी देखो, मैं कीवर्ड्स का आपको अच्छे से आइडिया देता हूँ। 2 तरीके के हमारे कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल। ठीक है, 2 कीवर्ड्स हैं हमारे। जनरली लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे सपोज मैंने बताया कि योगा पैंट्स और मैंने ये बताया। अब अगर किसी ने गूगल पे जाके सिर्फ योगा सर्च किया तो 10 तरीके की चीजें आ सकती है, 50 तरीके की चीजें आ सकती है। योगा के फूड भी आ सकते हैं, योगा के आसन भी आ सकते हैं। ठीक है, योगा मैट भी आ सकता है, योगा के कपड़े भी आ सकते हैं, योगा के लिए अलग अलग जो स्कूल्स है वो भी आ सकते हैं, तो 50 चीजें आती हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने योगा पैंट्स सर्च किया तो उस टाइम पे योगा के पैंट ही आएंगे। अब उस टाइम पे क्या है कि वो मेन के लिए भी आ सकता है, वुमेन के लिए भी आ सकता है, चिल्ड्रन के लिए भी आ सकता है। ठीक है, योगा के लिए पैंट्स, योगा पैंट्स जो है वो मेन के लिए भी आ सकता है, चिल्ड्रन के लिए भी आ सकता है, वुमेन के लिए भी आ सकता है, हर तरीके के लोगों के लिए आ सकता है। ठीक है, हर साइजेस में आ सकता है, हर प्राइस में आ सकता है। लेकिन जब मैंने सर्च किया योगा पैंट्स फॉर मैन, तब मैंने गूगल को बताया स्पेसिफिकली कि हाँ ठीक है, योगा पैंट सिर्फ मैन के लिए दो। ठीक, तो उस केस में अगर सिर्फ योगा पैंट किसी ने सर्च किया होता तो वो हमारा आता शॉर्ट टेल में। मतलब इसकी पूंछ छोटी है, मतलब ये छोटा वर्ड है। छोटा वर्ड, छोटे वर्ड के ऊपर एसईओ करना भी और एड रन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इस वजह से होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। योगा पैंट या योगा भी, अगर मैं सिर्फ योगा योगा लूँ तो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है, इस पे एड रन करना इसलिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि योगा के अंदर 50 चीजें आ सकती है, और मेरा एड, अगर मैंने योगा कीवर्ड के ऊपर एड रन किया, ठीक है, आप इस तरीके से लो, भूटानी है आपके तरफ नोएडा में। ठीक है, अगर किसी ने सिर्फ भूटानी सर्च किया तो भूटानी के साथ तो 10 प्रोजेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी ने सर्च किया भूटानी आइथम, ठीक है, तो उस केस में सिर्फ भूटानी का आइथम ही आएगा। ठीक, अब किसी ने सर्च किया भूटानी आइथम फॉर 40 लाख। ठीक है, तो अब उसको ऐसे ही ऐड ज्यादातर दिखेंगे जो कि 40 लाख या उस ब्रैकेट में हो, या उस तरीके से किसी ने ऐड बनाया हो। ठीक है, तो जितना लंबा कीवर्ड होता है उतना स्पेसिफिक होती है चीजें, जितना छोटा की और जितना लंबा कीवर्ड होगा उतनी स्पेसिफिक भी होगी, थोड़ा सस्ता भी होगा, लेकिन वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है,
क्योंकि अगर किसी ने योगा सर्च किया तो योगा लाखों लोग सर्च कर सकते हैं, योगा पैंट उन लाखों में से ही 50,000 लोग सर्च करेंगे, और योगा पैंट फॉर मैन उन 50,000 में से ही 10,000 लोग सर्च करेंगे। ठीक है, बाकी अलग अलग जेंडर्स के लिए हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड इसे बोलते हैं। अगर मैं कभी भी लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल की बात करूं तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल क्या होता है। मैं एक बार कल का आपको जनरली एजेंडा बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा पेस इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मॉड्यूल खत्म होते ही हम ट्राई करेंगे कि भाई अपने उस पे आ जाए, ज्ञान में प्रैक्टिकल पे थोड़ा आ जाए। ठीक है, और डैशबोर्ड कुछ होने लग जाए, काम उस पे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कल करेंगे शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स चैनल क्या होते हैं, इसके अलावा हम कर लेंगे डिस्प्ले डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स के अंदर आरडीए भी है, सिर्फ डिस्प्ले एड के अलावा हम कर लेंगे वीडियो एड के अलावा हम कर लेंगे सोशल मीडिया। अच्छा, मैं आपको ना मेनली एक छोटा सा वो देना चाह रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट टाइप का, या एक छोटा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी अभी जो कल तो नहीं, जो परसों हम क्लास लेने वाले हैं उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू हो सकती है, या फिर परसों देखते हैं। परसों डे कौन सा है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन हम बहुत ही जल्दी एक क्लास लेने वाले हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट की, एच की, आरटीबी की। ये आपके लिए, मे बी आप तीनों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ये मेरे को बताना जरूरी है। ये आगे हम कोर्स में खींचेंगे नहीं, ठीक, लेकिन स्टिल ये जानना, देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो मेनली मैं इस तरीके की इस सोच को लेके चलता हूँ, ताकि आपको मतलब एक स्टैंडर्ड भीड़ से अलग रख सके। ठीक? क्योंकि प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट के ऊपर मुश्किल से 2 या 3 क्लासेज हैं, शायद एक उवैस अहमद ने ले रखा है। ठीक है, बाकी उवैस अहमद ने ही ठीक ठाक एक क्लास ले रखी है। बाकी किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर तो वीडियो मुश्किल ही डाल रखी है। ठीक है, डीओएच के बारे में भी किसी ने नहीं डाल रखी, आरटीबी के बारे में भी किसी ने नहीं डाल रखी। है ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग आती है, प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट उसके अंदर है। तो इसके बारे में हम बाद में बात, मतलब जब भी अब क्लास हो जब करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इन चारों टर्म्स को एक बार याद, एक तो ये हो गया, एक हो गया यार प्रिफर्ड डील्स, एक है आपका प्रोग्रामेटिक गारंटी, के अलावा हो गया digital भी। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनको लिख लो, अगर पॉसिबल हो तो इसके बारे में आप खुद से भी एक बार पढ़ के आना, ट्राई करना कि थोड़ा बहुत इधर उधर से समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा तो मे भी पॉसिबल है कि ना समझ आए, मे बी, क्योंकि क्या होगा ना, जब हम प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट की एक क्लास लेंगे, एक ही क्लास में इस सबको खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अदरवाइज। लेकिन प्रोग्रामेटिक के अंदर जब हम क्लास लेंगे तो बहुत चीजें आ जाएंगी, एड एक्सचेंज आ जाएगा, फिर बहुत चीजें हैं इसके अंदर। ठीक, तो इन सबको, या फिर जैसे मैंने बताया
इसके अंदर और क्या ले सकते हैं हम? डीएसपी आ जाएगा, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, एसएसपी आ जाएगा, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, ये तो आपको खैर लाइफ टाइम काम आएगा। डीएमपी आ जाएगा। ठीक, ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ आप एक बार खुद से पढ़ने का और खुद से इधर उधर से कुछ अगर पता लग सके तो ट्राई करना है एक बार कि इसको अपने साइड से कुछ पता करने का। ठीक है, बाकी हम कल बाकी के जो भी चैनल्स है उन सबको एक बार देख लेंगे। एक प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट मेनली क्या है ना भाई, कि मैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट का इसके अंदर क्लासेस नहीं दूंगा। प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हमारे पास बहुत लंबा करिकुलम है, हमें गूगल एड्स पे भी आना है, हमें एसईओ पे भी आना है, हमें वेबसाइट के ऊपर भी आना है। और मेनली प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट क्या है कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट मैं यहाँ पे बताना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और प्लस उसके लिए मेरे को स्पेंडिंग भी डालनी पड़ेगी एक वो लेने के लिए, प्लेटफॉर्म लेने के लिए। ठीक है ना, उसमें मेरे को 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपए की स्पेंडिंग पड़ती है। ठीक है, तब मेरे को वो मिलता है, क्योंकि मेरे पास अभी है DV360 है, मेरे पास अभी है SA360 है। खैर ये सब चीजें आपके लिए अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन मेरे पास ज्यादातर जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी हमारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन मेरे पास अभी प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, मेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं थ्योरेटिकली आपको ये चीजें समझा दूंगा। ठीक है? आज के लिए यही, बाकी आपको कुछ और एसईओ और एसईएम में समझ नहीं आया तो मेरे से अभी पूछो आप, मैं कुछ और क्लियर करना चाहूंगा। ये आप इसको, इसमें मैंने कुछ समझाया ही नहीं है तो इसमें मत पूछना। बाकी एसईओ और एसईएम में अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। शांत जी आपको कुछ पूछना है इसमें? नहीं गौरव बस, बाकी थोड़ा सा मैं खुद से भी सर्च आउट करके थोड़ा सा हाँ कुछ समझूंगा, देखिए देन मेरा आई विल गेट बैक टू यू। मेनली क्या है ना कुछ कि डाउट्स हो गए तो। मे बी यूट्यूब पे, मे बी गूगल पे कुछ चीजें होंगी ऐसी जो कि आपको और अच्छे से समझा पाए, और मतलब एग्जांपल्स हो सकते हैं जो और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हो, सिंपलर एग्जांपल्स हो, तो आप उन्हें भी एक बार देख सकते हो अपने साइड से। बाकी हम इसके अंदर जब और डीपली जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो जाता है ना कि हमें एसईओ और एसईएम के बीच में डिफरेंस इतने अच्छे से क्लियर हो गया है कि उसे समझाने के लिए वर्ड्स थोड़े से ढूंढने पड़ जाते हैं। तो ये है। बाकी आप एक बार नॉट गूगल पे इशू। कर सकते हो, उसमें चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी मोटा मोटा मैंने समझा दिया, एसईओ फ्री का है, एसईएम पैसा लगता है। ठीक है जी। ठीक है। एक डाउट था, जैसे इसमें हम्म, क्लास से नहीं, जो कल मैंने बजट बढ़ाया था तो चल रहे हैं अब, तो उसमें हाँ। जैसे आपने बताया था कि कन्वर्टेड लीड्स में डाल दो, हम्म। तो कन्वर्टेड लीड्स में हम जो यानी। कन्वर्टेड लीड्स में आप उनको ही डालो जो मे बी या तो विजिट के लिए आ रहे हो, ठीक है, हम्म, या बोल रहे हो कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, अच्छा अच्छा अच्छा। जिनसे थोड़ी सी उम्मीद बन जाए कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, या ठीक है मैं आके मिल लूंगा, ऐसे लोगों को कन्वर्टेड लीड्स में डाल दो। वो फेसबुक करता क्या है ना कि उस डेटा को यूज करता है, हाँ। और जो आपके कन्वर्टेड लीड्स वाले हैं ना उन्हीं लीड्स को क्या करेगा कि उन्हीं के ऊपर ऐड रन, मतलब उन्हीं टाइप के लोगों को फिर ढूंढेगा। लुक डाटा आपको पता है ना, लुक डाटा क्या होता है? हम्म। तो मेनली लुक डाटा बनाने के लिए आपके पास 1,000 नंबर होने चाहिए एटलीस्ट। ओके। लेकिन ये जो लीड्स आ रहे हैं आपके पास, तो ये लीड्स अगर 5 भी हैं तो फेसबुक उन 5 लीड से भी एक लुक डाटा बना सकता है अपने लिए, और उस हिसाब से टारगेटिंग कर सकता ओके है। ओके, तो बहुत अच्छा। सीआरएम कोई यूज नहीं करता है, आप भी मेनली ऐसे ही यूज कर रहे होगे क्योंकि आपके पास सीआरएम नहीं है। बट सीआरएम नहीं, का बहुत। हमारे पास सीआरएम है। मैं दूसरा कोई योग लीड्स करके है, तो उस पे सारा ऑटोमेटिक आ जाता है, सारा हाँ, तो तो अपडेट मेनली उसी। सीआरएम आप यूज करो, फेसबुक का बहुत जरूरी है, मतलब कुछ ना कुछ उससे बढ़िया ही होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप उसे थोड़ा सा यूज चलिए। कर सकते हो, तो मेनली आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। बाकी प्रशांत जी आज तो भी चुप थे आप, कुछ आपको पूछना है? चैट में लिख तो रहे हैं कुछ, ये प्रोग्रामेटिक एड्स पढ़ना है। प्रोग्रामेटिक एड्स में अपने उसमें मैंने मॉड्यूल में नहीं डाला है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मॉड्यूल मैंने बस नींद में बनाई है। ठीक है, वो मॉड्यूल बच्चों वाली मॉड्यूल है, मुझे भी पता है उनके अंदर जो भी मैंने ब्रोशर बनाया उसमें सारे बच्चों वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं ये सीख रहे हैं बिल्कुल
जो गूगल की इंटरनल ट्रेनिंग टीम होती है ना, जो इंटरनल गूगल की ट्रेनिंग होती है, उस मॉड्यूल के ऊपर मैं सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो कॉपी के अंदर बने हुए हैं, जो पेपर के अंदर बने हुए हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर जो मेरे बने हुए हैं ना, ये गूगल की इंटरनल टीम के हिसाब से बने हुए हैं। तो जो गूगल की इंटरनल ट्रेनिंग टीम होती है और ट्रेनिंग होती है, उसके हिसाब से इनमें सारी चीजें, इनमें मॉड्यूल्स हैं। मैंने उसे नींद में ही बना रखा है। तो हाँ, हम प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट भी अच्छे से पढ़ेंगे, और डीओएच भी पढ़ेंगे, आरटीवी भी पढ़ेंगे, ओपन ऑप्शन भी पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसी चीजें बता दूंगा, ठीक है, कि अगर आपको कल को जॉब पे जाना पड़े, तो जॉब पे आप सबसे आगे रहे लोगों से, मेनली है। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी आपको सारी चीजें पता हो एटलीस्ट, कि चल क्या रहा है, प्रॉब्लम कहीं ना है। है ना, मेन कॉन्सेप्ट ये है। बाकी एक बार ये 3 महीने की क्लास मेरी खत्म होगी, उसके बाद मैं देखूंगा कि फिर से मेरे को रिवैम्प करना है, नहीं करना है ब्रोशर को। ठीक है जी। ठीक है सर। चलाना भी आ जाएगा ना बिजनेस, आना मतलब। बिजनेस हाँ। उठाना, ग्रोथ। हम्म। हम्म। 1 लाख से 1 करोड़ तो नहीं होगा जल्दी। चलो। देखो वो कॉन्सेप्ट 1 लाख से 5 लाख आने वाला क्या है ना, कि उसके अंदर आप कितना, 1 लाख अभी आप कमा रहे हो, तो 1 लाख को 5 लाख करना पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखो। 1 लाख को 5 लाख ऐड के थ्रू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपका 1 लाख का प्रॉफिट है, तो जनरली जो मार्केटिंग टर्म्स के अंदर हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं 1 लाख के प्रॉफिट में 25%, जो कि 25,000 रुपये होता है, उसे आप एडवर्टीजमेंट में लगाओगे। अब कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि 1 लाख में से 25,000 हमने जो निकाला है, उस 25,000 को फिर से 1 लाख किया जाए। ठीक है ना। तो आप 1 लाख से 1.5 लाख बना सकते हो, 1,75,000 बना सकते हो, 1 से 5 बनाने में टाइम लगेगा। और रही बात बिजनेस उठाने की, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही भाई बिजनेस उठाने के ऊपर है। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो, हम पूरा कॉन्सेप्ट ही उसके ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, अब मेनली मैं चाह रहा हूँ, मैं इतनी चीजें और 3-4 क्लासेस हो चुकी है, मैं मेनली इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ताकि आपकी जड़ बिल्कुल जड़ से मजबूत रहो। ताकि ऊपर हम जब जाए, जड़ में ही आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ आ गई, तो ऊपर जाने के बाद आपको चीजें इजी लगेंगी, और ऐसा लगेगा कि एक ही चीज आप बार बार समझ लो। ठीक है, जैसे मैंने फनल एक दिन आपको समझा दिया, अब दोबारा मैं फनल पे आया, तो आपको लगा होगा कि यार मैं दोबारा फनल पे आ गया। तीसरी बार फनल पे आऊंगा, तो फिर आऊंगा कि ठीक है, तीसरी बार फनल लग गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरे मार्केटिंग के अंदर फनल ही फनल है, कहीं भी जाएंगे यही फनल काम आएगा। तो मेन चीज ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, और बाकी रही बात बिजनेस उठाने की, तो आप बिजनेस उठाओगे, इतनी टेंशन मत। ठीक है जी। ठीक है साहब, तो आज के लिए क्लास यही हम खत्म करते हैं, 11:30 हो गया ना। गुड नाइट।